नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MGICS की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे। पहला पेपर जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य विषय से संबंधित हैं, इसके कुछ प्रश्नों को हम हल कर चुके थे और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हमने जाने थे। आज इसके बाकी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है? बम्बुलिया, कलगी तुर्रा, आल्हा या फिर हरदौल की मनौती। देखिए, आप सभी को पता है कि MP के आर्ट एंड कल्चर से हर बार आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस विषय को बहुत अच्छे से तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा ही, आपको पता है कि आने वाले समय में कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और MP सब में कॉमन है। तो MP को आप चाहे कहीं से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, शॉर्ट नोट्स उसके बनाएं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अलग अलग जगह से आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जहां से हम MP को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो डेली क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, इसके अलावा नोट्स से, किताबों से, और अपना खुद का एक MP का नोट्स प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम टाइम में आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। ठीक है, लोक गायन शैली की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलंगी तुरा जो है यह प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है कलगी और एक है तुर्रा। ठीक है, जो कलगी है वह शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और जो तुर्रा है वह भगवान शिव का प्रतीक है। माँ पार्वती और शिव को शिव शक्ति भी कहा जाता है। तो ये दोनों शिव शक्ति के प्रतीक है, यानी कि उन्हीं को समर्पित यह लोक गायन है। अब याद रखिएगा कि यह जो है मूलतः निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रचलित हैं। वर्तमान में भी प्रचलित हैं, कई क्षेत्रों में अभी भी ये चल रहा है, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है चंग। ठीक है, जो कि लकड़ी व तार का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी व तार का। कई बार जो है वाद्य यंत्र भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में कलगी तुर्रा से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो संभवतः इससे संबंधित जानकारी आपसे आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बबुलिया की हम बात करते हैं तो बबुलिया को भोला गीत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भोला गीत नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह जो है प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। ठीक है, किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। और यह भी भगवान शिव व शक्ति को समर्पित है, याद रखिएगा। आल्हा गायन की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है, बुंदेलखंड में प्रचलित है। इस गायन को जो है जगनिक द्वारा एक रचना जगनिक द्वारा एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है आल्हा खंड। ठीक है, क्या नाम है रचना का? आल्हा खंड, जो कि वीर रस प्रधान है। और इसमें आल्हा उदल जो कि चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनापति थे, उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि वह इन 52 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई कभी नहीं हारे। इसी आल्हा खंड की कहानियों को गीतों के रूप में गाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है, तो यह वीर रस प्रदान है और श्रावण मास में यह गाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जगनिक की यह रचना है। हरदौल की मनौती की अगर हम बात करें तो यह आपको बुंदेलखंड व बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और यह भी वीर रस प्रधान है। ठीक है, यह बुंदेलखंड व बघेलखंड दोनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन हमारे होंगे, जैसे कि हर प्रश्न में 4 ऑप्शन आपके होते हैं, तो सभी से संबंधित जो जानकारी होगी महत्वपूर्ण, उन पर हम चर्चा भी करते रहेंगे, ताकि क्या है कि इनसे संबंधित भी प्रश्न अगर आपका एग्जाम में बनता है तो आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चौगड़िया फाग जो बुंदेलखंड में गाया जाता है उसके जनक हैं संत सिंगा जी, संत दलू जी, संत इसुरी या फिर पंडित घाघ। देखिए, चौगड़िया फाग की हम बात करें तो यह होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, चौगड़िया फाग कब गाया जाता है? होली के अवसर पर गाया जाता है, याद रखिएगा। बिल्कुल कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट में देख रहा हूं यहाँ पर, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। देखिए, यह जो है संत इसुरी इसके जनक हैं। ठीक है, कौन है? संत इसुरी इसके जनक हैं, याद रखिएगा। होली के अवसर पर यह गाया जाता है। और संत इसुरी को जो है बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और जो लोक गायन की विधा है फाग,
उसका विकास किसने किया है? संत ईसुरी ने। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सत्सई। मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई, यह 3 इनकी रचनाएं हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला ऑप्शन हम देखें संत सिंगा जी, ठीक है, जो कि आपको मूलतः देखने को मिलेंगे किस क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में। और यह कबीर के समकालीन रहे हैं, इसलिए इनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, निमाड़ का कबीर, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है, तो वह संत सिंगा जी हो जाएंगे। पंडित घाघ की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इनकी कहावतें बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, इनकी कहावतें बहुत प्रचलित हैं जो कि मुख्यतः कृषि से संबंधित थी और आज भी उस क्षेत्र के किसानों का मार्गदर्शन करती हैं। इसके आधार पर वह कृषि करते हैं। जो पंडित घाघ हैं वह अकबर के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। चूंकि यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यह प्रश्न इस प्रकार से आया था कि पंडित घाघ किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो यह अकबर के समकालीन थे। यह आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, भील जनजाति से संबंधित नहीं है, पिथौरा चित्रकला, गौरी नाट्य, नंदना प्रिंट या फिर कर्मा नृत्य। चलिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समय देता रहूंगा बीच में, ताकि आप प्रश्नों का उत्तर कर सकें, सोच सके, समझ सके कि हाँ इसका उत्तर क्या होगा। इससे क्या होता है, चीज़ें कि हमारी रिकॉल होती है और रिकॉल करने की हमारी शक्ति है, जो पावर है हमारी, वो बढ़ जाती है। हम प्रश्न को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में ये चीज़ें सामने आएंगी आपके, तो वहाँ पर आप सोच सकेंगे कि हाँ इसका यह उत्तर होगा। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रश्न पर केंद्रित होना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए, यहां पर हम बात करें तो भील जनजाति से संबंधित पिथौरा चित्रकला भी है, गौरी नाट्य भी है और नंदना प्रिंट भी है। लेकिन जो कर्मा नृत्य है, ठीक है, जो कर्मा नृत्य है आपका, वह गोंड बेगा और कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, गोंड बेगा और कोरकू जनजाति से संबंधित है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कर्मा नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कर्म की प्रधानता पर आधारित है। ठीक है, यह कर्म की प्रधानता पर आधारित है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है, लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। साथ ही गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। तो कर्मा नृत्य से आपको इतनी सारी चीजें याद रखना है। पिथौरा चित्रकला की हम बात करते हैं तो इस कला में क्या होता है कि ध्वनि को सुना जाता है और चित्र के रूप में उसको उकेरा जाता है, जिसका प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश का झाबुआ रहा है। और झाबुआ से ही आपको एक नाम याद रखना है, पेमा फालिया का, जो प्रमुख इसके चित्रकार रहे हैं। ठीक है, पेमा फालिया का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में 2020 में इनका निधन हो गया है, तो प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न इनसे बन सकते हैं कि इनको शिखर सम्मान कब दिया गया है, तो वह 1986, और तुलसी सम्मान की पूछा जाए तो 2017। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो पिथौरा चित्रकला, गौरी नाट्य और नंदना प्रिंट, ये तीनों आपकी भील जनजाति से संबंधित हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनसे संबंधित नहीं है, तो कर्मा नृत्य आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्यरत है। यानी कि यहाँ पर सीधा सा प्रश्न यह है कि कौन सी जनजाति है जिसकी अर्थव्यवस्था कोयले की खदानों पर आधारित है। याद रखिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम कोयले से रिलेट करें तो कोल शब्द हमें थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोल जनजाति जो है कोयले की खदानों पर निर्भर है, क्योंकि इसका जो निवास क्षेत्र है वह कौन सा है, सीधी, सिंगरौली और शहडोल। तो थोड़ा सा अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सीधी, सिंगरौली और शहडोल में कोयले का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, वहीं ये जनजाति निवास करती है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो गई, कोयले की खदानों पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इससे ये प्रश्न बनेंगे कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह कोल जनजाति है। इसके अलावा याद रखिएगा आप कि इसकी 2 उपजातियां भी हैं, कौन कौन सी, रोतिया व रोतेला। ठीक है, रोतिया व रोतेल या रोतेला, इस प्रकार से। इसमें जो है दहका नृत्य प्रचलित है। ठीक है, कौन सा, दहका नृत्य इसमें प्रचलित है। अब इसे याद रखिएगा आप कि यहाँ पर कई बार जनजातियों संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है, इनके मुखिया को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो कोल जनजाति की पंचायत है उसे कहा जाता है गोहिया, और इसके प्रधान को कहा जाता है मुकद्दम। ये मैं वे प्रश्न बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर द्वंद्व रहता है कि क्या हम प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए पेपर ही लगाएं,
तो देखिए यह जो सब्जेक्ट है आपका एमपी, चाहे आप एमपी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सब में कॉमन है, सभी में एमपी जीके से प्रश्न आ रहे हैं। और आपके सिलेबस में अगर एमपी जीके दिया हुआ है यानी कि कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जितनी भी एग्जाम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित करवाई गई हैं जहां पर एमपी जीके आपसे पूछा गया है, जीएस वाला पार्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट बोल देता हूं साथ में कि आप एमपी जीके के अलावा भी जो भी विषय हैं जैसे कि आपका राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, इनके भी प्रश्न आप लगाइए। मानिए मेरी बात, आपका स्तर इससे उच्च ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो ये सारे पेपर भी आप लगा लीजिए, पटवारी का हो गया, कांस्टेबल के हो गए हैं, एसआई के हो गए हैं, अन्य जो भी पीईबी के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है वहाँ से आप एमपीजीके का जो सेक्शन है वो कवर कीजिए, बहुत अच्छा लेवल होगा। ये प्रश्न वही मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ नए प्रश्न, कुछ नए फैक्टर जो होते हैं वो फैक्टर भी आपको यहाँ पर करवा दिए जाते हैं। चलिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारिया, तो भारिया का जो निवास स्थान है वह कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले क्षेत्र में। यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। और 1981 की जब जनगणना हुई थी तो भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। तो थोड़ा सा भारिया जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। भूमिया और भुईगर इनकी दो उपजातियां हैं। ठीक है, भूमिया और भुईगर इनकी दो उपजातियां हैं, याद रखिएगा आप। गोंड की हम बात करें तो गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यह आपको याद रखना है। कोरकू के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालकोट, जहां मुख्यतः भारिया जनजाति निवास करती है, पातालकोट किस तहसील में स्थित है, तामिया, परासिया, पांडुरना या फिर बिछुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, भारिया जनजाति की। ठीक है, भारिया जनजाति की। तो मैंने आपको बताया कि यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, और 1981 की जनगणना में इसको जो है जंगलियों के भी जंगली कहा गया, ये आपको याद रखना है। भूमिया और भुईगर इसकी दो उपजातियां हैं। ठीक है, भूमिया और भुईगर इसकी दो उपजातियां हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भड़म, सेतम और कर्मा नृत्य इसमें प्रचलित हैं, ये आपको याद रखना है। बूढ़ा देव और दुल्हा देव इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, बूढ़ा देव व दुल्हा देव इनके प्रमुख देवता हैं। होली जलाने के दूसरे दिन भारिया जनजाति के द्वारा, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, होली जलाने के दूसरे दिन जो है भारिया जनजाति के द्वारा मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्सव, मेघनाथ उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनमें जो विवाह की पद्धति है वह लमसेना विवाह कहलाती है। क्या कहलाती है, लमसेना विवाह। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। प्रश्न आपका था कि पातालकोट किस तहसील में आता है, तो यह तामिया तहसील में आता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है, भामावद, घोघरा, संवारा या फिर पोरसा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे आपके कई बार प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं कि भैया यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। और मेले बहुत ज़्यादा आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में। अकेले अगर हम उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेलों के लिए या फिर ऐसे ही स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिसमें मेले हो जाएँ, पर्यटन स्थल हो जाएँ, नृत्य हो जाएँ, अगर ऐसे सेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऐसे सेशन में आपके लिए लेकर आऊँगा और बहुत अच्छे से वहाँ पर हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नागाजी के मेले के बारे में। ठीक है, तो नागाजी का मेला जो है पोरसा गांव मुरैना में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पोरसा गांव मुरैना में आयोजित किया जाता है और मुख्यतः यहाँ पर पालतू जानवरों को बेचा जाता है। ठीक है, पालतू जानवरों को खरीदा व बेचा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से मेले जो प्रमुख हैं थोड़े से मैं बता देता हूँ। हालांकि इसके लिए एक पूरा 1-2 घंटे का सेशन ही चाहिए जहाँ पर हम मध्य प्रदेश के सारे मेले कवर कर लें। ठीक है, लेकिन कुछ प्रमुख बता रहा हूँ, जैसे कि तेजाजी का मेला गुना, कान्हा बाबा का मेला यह होशंगाबाद में। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेले हैं जैसे कि आपका मृत्युंजय मेला रीवा में, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मृत्युंजय मेला यह आपका रीवा में होता है। और कई सारे मेले जैसे कि आपके आसपास में भी कुछ मेले आयोजित किए जाते हैं, तो उसको याद जरूर रखिएगा क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सिंगाजी का मेला आपका खरगोन में। ठीक है, सिंगाजी का मेला खरगोन में। जागेश्वरी देवी का मेला आपका
चंदेरी में, ठीक है। जागेश्वरी का मेला कौन सा है, चंदेश्वरी में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि आपका चंडी देवी मेला जो है सीधी में है ना। सनकुआ का मेला आपका दतिया में देखने को मिलेगा। बरमान का मेला आपका नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। रहस मेला आपको सागर में देखने को मिलेगा। तो एक स्पेसिफिक सेशन इस पर अपन कंडक्ट करेंगे जिसमें सारे मेले आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया किस जनजातीय नृत्य के क्रमशः चरण हैं? दुलदुल घोड़ी, लहंगी, रागिनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न को पूछे जाने का थोड़ा सा सेंस ये भी है कि एक तो आपको ये चीज़ें कवर हो जाए कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप किसी मेले को पढ़ रहे हैं, किसी नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी लोकनाट्य के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी पर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर आपको इसीलिए जोड़ा गया है कि आपके सिलेबस में कि आपको कम से कम अपने राज्य की संस्कृति के बारे में पता हो, क्या कल्चर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस क्षेत्र में क्या है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। हर क्षेत्र से आपको रूबरू होना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है हम देखें, दुलदुल घोड़ी, लहंगिया और रागिनी, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि जो गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया हैं, यह भगोरिया पर्व के चरण है, ठीक है। भगोरिया पर्व के चरण है और यह ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जहां पर ऑप्शन वह आपके उत्तर में होगा ही नहीं, यानी कि जो ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, सॉरी, उत्तर जो है आपके ऑप्शंस में होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा ध्यान से इसे प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। भगोरिया पर्व जो है आपका भील जनजाति से संबंधित है और होली पर्व से 7 दिन पूर्व से यह उत्सव मनाना शुरू यह कर देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, भगोरिया पर्व के बारे में। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके, दुलदुल घोड़ी व लहंगी, ठीक है। दुलदुल घोड़ी व लहंगी, कोई बताएगा इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, दुलदुल घोड़ी और लहंगी जो है आपका ग्वालियर चंबल का लोक नृत्य है, ठीक है। ग्वालियर व चंबल क्षेत्र का लोक नृत्य है और मुख्यतः सहरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति में यह प्रचलित है। अपन ऐसा करेंगे कि स्पेशल सेशन इस प्रकार से करेंगे, तो उसको पूरा एमपी में डिवाइड कर देंगे, बुंदेलखंड अलग, मालवा अलग, निमाड़ अलग, बघेलखंड अलग। इस प्रकार से जब हम याद करेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छे से याद हो जाएगा और मैप पे उसको हम कवर करेंगे, ताकि कभी भी अगर आपके सामने सहरिया जनजाति या फिर इस प्रकार से कोई भी नाम आता है तो आपके दिमाग में पूरा क्षेत्र ही, एरिया ही वो आ जाना चाहिए कि हाँ, इस एरिया में होगा, तो वहाँ पर आप ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? चलिए आंसर करिए, इसका समय है आपके पास अभी थोड़ा। देखिए, यहां पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है, कहां पर? तो यह आलमी तबलीगी इज्तिमा नामक मेले में आता है और इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। 3 दिन तक यह मेला लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आलमी तबलीगी इज्तिमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? अमरावती, गांधार, मथुरा, भरूच। चलिए बताइए, चित्र भी आपके सामने है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो यहाँ पर इस शैली को भरूच शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस शैली को भरूच शैली को कहा जाता है। देखिए, अब सांची के स्तूप की हम बात करें तो यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य, जिनका नाम है महामोदगलायन और सारिपुत्र, इनकी अस्थियों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है कि इस सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था जनरल टेलर, ठीक है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई और 1989 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये सारे प्रश्न आपके सांची से बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? सांची, भोपाल, मांडू या फिर छिंदवाड़ा? हाँ जी, आंसर करेंगे इसका। दिल्ली दरवाजा कहाँ पर स्थित है? देखिए, जब हम बात करते हैं दिल्ली दरवाजा की तो यह हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? मांडू धार में, ठीक है, मांडू धार में। यहाँ पर
12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे यहाँ पर स्थित हैं। अब देखिए दिल्ली दरवाजे के अलावा और भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कि जहांगीर दरवाजा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो यह भी आपका मांडू में है। जहांगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, तारापुर दरवाजा, है ना, तारापुर दरवाजा। इसके अलावा एक राम गोपाल दरवाजा भी है, एक आलमगीर दरवाजा भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। सीधा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कितने दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजय राघवगढ़ का किला कटनी, सेंधवा का किला बड़वानी, देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा या फिर अटेर का किला ग्वालियर। देखिए विजय राघवगढ़ के किले की हम बात करें तो इसका निर्माण राजा प्रयागदास के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? राजा प्रयागदास के द्वारा। और कटनी में स्थित यह बोल रहा है, तो यह बात सही है। सेंधवा का किला आपका बड़वानी में है, यह भी बात सही है, यह कथन सही है। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है और राजा जाटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा जाटवा के द्वारा। अटेर का किला ग्वालियर में ना होकर भिंड में है। ठीक है, भिंड में है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इसका निर्माण जो है भदौरिया राजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भदौरिया राजा बदन सिंह के द्वारा। चलिए, यहाँ पर रानी का बंगला, राजा का बंगला, इस प्रकार से भी महल बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, आपसे संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वह क्या है? एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 को टारगेट करते हुए, यानी कि इसको एग्जाम को क्रैक करना ही है, एक स्पेशल बैच 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। समय इसका शाम को 4 बजे का रहेगा। ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के छात्रों के लिए इस प्रकार का बैच रहेगा। 3 दिन का डेमो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, आप समझ पाएंगे अच्छे से। स्क्रीन पर आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको किस प्रकार से इसमें एडमिशन लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस प्रकार से एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो गई है। 27 तारीख को पहला पेपर हो चुका है, जिसके प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे भी डे बाय डे आपके पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, तो आप जल्दी कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेट ना हो जाए कहीं। 42 टेस्ट हैं, 15 यूनिट वाइज, 20 एफएलटी और 7 सीसेट के पेपर हैं। रैंकिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है, किस रैंक पर आप आ रहे हैं, कैसा प्रदर्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर की आपको मिलेगी, जैसे कि आपके 100 प्रश्न पेपर में होते हैं, तो 100 प्रश्न आपको डिटेल में सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ओएमआर शीट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर को हल करना है। तो टेस्ट सीरीज को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए भैया और एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, नंबर यहाँ पर आपको पता ही दिए हुए हैं, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और वहाँ से टेलीग्राम को आप जरूर एक्सेस कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेशल नोटिफिकेशन आते हैं आपके, कुछ भी टेस्ट सीरीज क्लासेस वगैरह या फिर करंट अफेयर पीडीएफ वगैरह, तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और ये जो क्लास आप देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लें। नए छात्र जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे के प्रश्न हम देखें। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फुलबाग में किसका स्मारक है? कैलाशनाथ काटजू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अर्जुन सिंह या फिर प्रकाश चंद्र सेठी। तो आप सभी को पता ही होगा कि भैया ग्वालियर की बात अगर यहाँ हो रही है तो हमारा उत्तर क्या होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो थोड़े से कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। क्या होता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ग्वालियर या झांसी में जन्म हुआ होगा, तो नहीं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, जिन्हें प्यार से मनु भी कह के बुलाया जाता था। मणिकर्णिका घाट आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ गंगाधर राव निम्बालकर, जो उस समय के झांसी के शासक थे। गंगाधर राव निम्बालकर की असामयिक मृत्यु हो जाती है। बाद में यह इनके दत्तक पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन करती है। और आप सभी को पता है कि उस समय स्थितियां कुछ ऐसी ही चल रही थी कि जो आपकी संतान होगी आप उसके संरक्षण में शासन चला सकते हैं, दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो इतिहास का पार्ट है, उसमें अपन अभी नहीं जाएंगे। फिर बाद में 1857 की जब क्रांति हुई तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया और 18 जून 1858 को यह वीरगति को प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा आप लक्ष्मीबाई जी के बारे में याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में प्रश्न आ सकता है।
अगला प्रश्न है तिलक मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ये कल के सेशन में मैंने प्रश्न करवाया है, ठीक है, जब डिटेल में आपको बता रहा था तो वहां पर इसके बारे में भी बताया था मैंने, तो जल्दी से आंसर करिए। और जब भी हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, अभी तो आपके बहुत सारे सेशन होने हैं, मैराथन क्लास आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, है ना, उसमें आपके अदर जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत अच्छे फैक्ट सीखने को मिलेंगे, है ना, साथ बने रहिएगा। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी। कल मैंने आपको बताया था कि जो परमार शासक राजा भोज थे, ठीक है, इनके दरबारी कवि थे कौन, धनपाल, ठीक है भैया, इनके दरबारी कवि थे धनपाल, जिन्होंने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी तिलक मंजरी की। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, धनपाल। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि इनके दो दरबारी कवि और थे, उनका नाम आप याद रख लीजिए, दामोदर मिश्र और भास्कर भट्ट। क्या है कि यह प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, धनपाल किसके दरबारी कवि थे, हो सकता है कि इनसे आपका प्रश्न बन जाए, तो यह फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका की खोज किसने की थी, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर या फिर डॉक्टर राजबली पांडे जी। देखिए जब हम बात करते हैं भीमबेटिका की, तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, सबसे पहली बात तो यह, और यह रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में स्थित है, ठीक है, कहां पर है, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में यह स्थित है। यहां पर आप देखते हैं कि आदि मानव के द्वारा जो शैलाशरय या शैल चित्र बनाए गए थे उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा। याद रखिएगा 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसको शामिल किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, साहित्य, ललित कला, लोक कला या फिर पत्रकारिता। चलिए आंसर करिए और सेशन के एंड में बताइएगा जरूर कि प्रश्नों का स्तर कैसा है। इसके अलावा आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को वहां पर पिन कर छोड़ सकते हैं, उसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर अमृता शेरगिल फेलोशिप की बात की जाए तो यह ललित कला से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, यह ललित कला से संबंधित है। साहित्य की बात की जाए तो साहित्य जो है गजानन माधव मुक्तिबोध, साहित्य के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है। संगीत की बात आती है तो यहां पर नाम आएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत, संगीत व शास्त्रीय संगीत दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। तो ये कुछ फेलोशिप हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है तो इसलिए दोबारा दिया, क्योंकि एमपीपीएससी का ऐसा ट्रेंड रहा है कि पिछली जो एग्जाम उनके द्वारा करवाई गई हैं उनमें से कुछ प्रश्न एज इट इज रिपीट एग्जाम में देखने को मिले हैं। हाँ जी, राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था नंदराम दास, ठीक है, नंदराम दास, और इनका जन्म हुआ था नीमच जिले में, ठीक है, नीमच जिले में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए किसी भी इतिहासकार को जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, कोई लेखक हैं, कोई प्रसिद्ध नेता है, ठीक है, कोई कवि हैं, कोई चित्रकार हैं, या किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, किसी भी विधा से संबंधित है, तो उनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए कि उनका कोई अन्य नाम भी है क्या, किसी अन्य नाम से भी उनको पुकारा जाता था क्या, या फिर किसी अन्य नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पीएससी के ट्रेंड को समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न आता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि पिछले जो पेपर हुए हैं, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं पीएससी के द्वारा, उन पेपर को आप पढ़ें और उन प्रश्नों की प्रकृति को समझें। जब आपको वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी तो मेरा दावा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाला कलाकार कौन है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारायण श्रीधर बेंद्रे, वाजिद खान, आदित्य जोशी या फिर देवयानी कृष्ण। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाजिद खान, जो कि नाखून कला से संबंधित हैं और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित हैं, ठीक है। कहां से हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर से। अभी तो यह विदेश में रहते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित हैं, तो यह प्रश्न आपका बन सकता है।
चलिए अगला प्रश्न है, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा था? तो मैं आपको बता चुका था इस प्रश्न का उत्तर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कर्मा नृत्य जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य है और इसको लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, लोक नृत्यों का इसको राजा भी कहा जाता है, तो यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शंकरशाह रेलवे स्टेशन, भीमा नायक रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन या फिर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन? चलिए आंसर करिए इसका। देखिए यहां पर हम बात करते हैं इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम हाल ही में टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टंटिया मामा की अगर हम बात करें तो 1842 में इनका जन्म हुआ है पगहाना तहसील के पगहाना तहसील में इनका जन्म हुआ था। यह आपको याद रखना है, पूर्वी निमाड़ के अंतर्गत यह आता है और उस गांव का नाम शायद बड़दा है। हाँ, इसको लिखिए, इस गांव का नाम क्या है? बड़दा। क्या है कि पगहाना तहसील के बारे में पूछ लिया गया है, लेकिन गांव के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बड़दा गांव है जहां पर 1842 में इनका जन्म हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। पूर्वी निमाड़ वाले क्षेत्र में 1857 की क्रांति में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और इन्हें ही भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, साथ ही इन्हें निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। टंटिया मामा को फांसी होने दिए जाने के बाद 1889 में इनको फांसी दी गई 4 दिसंबर 1889 को। इसके बाद इनको पातालपानी रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था, तो यहीं पर बाद में इनका समाधि स्थल बना दिया गया। ठीक है, और यहीं पर हाल ही में इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इंदौर का भंवरकुआं चौराहा है उसका नाम भी टंटिया मामा चौराहा भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चर्चा में है। इसके अलावा याद रखिएगा आप कि इनका जो इनको जो फांसी दी गई थी वह डेट आप याद रखिएगा 4 दिसंबर 1889। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि एमपी गवर्नमेंट या फिर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को टंटिया मामा राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है और यहाँ पर इस सम्मान में 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। पहला जो ये सम्मान है वर्ष 2008 में राजा राम मौर्य जी को दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, फैक्ट आपके एग्जाम से संबंधित है, पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को हाल ही में सम्मानित किया गया है? यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जिनके द्वारा मोहम्मद यूसुफ खत्री को हाल ही में शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह 2017 का शिल्प गुरु सम्मान था। ठीक है, 2017 का यह शिल्प गुरु सम्मान था, याद रखिएगा। मोहम्मद यूसुफ खत्री जो कि बाघ शिल्प दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है आपका बाघ शिल्प से बन सकता है, तो यह लिख लीजिएगा कि यह किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ शिल्प के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो MGICS की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप MGICS से जुड़ सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं आप, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो भी अभी लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF और रोजाना जो करंट अफेयर होता है और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज होती हैं वो यहाँ पर आयोजित की जाती है। इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के सेशन में यही जानकारी थी, आगे के जो प्रश्न हैं आपके अगले सेशन में होंगे। और एक बार और कहना चाहूँगा कि कुछ भी क्वेरीज आपकी होती हैं तो नंबर आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। स्पेशल सेशन आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट पर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए या कुछ क्वेश्चन चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद।